अच्छा जी। अभी पिछले लेक्चर में हमने RRS मॉड एम रिजर्व रेसिड्यू सिस्टम मॉड एम के बारे में पढ़ा था। उसके भी चले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि नॉर्मली एक है हमारे पास CRS मॉड एम और एक है RRS मॉड एम। तो उन दोनों में एक मामूली सा फर्क था हमारे पास के RRS में जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो 5 ऑफ m के बराबर होती है ना। 5 ऑफ m क्या होता है हमारे पास? वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर जिनके जो प्राइम हो उस इंटीजर m को और मतलब रिलेटिवली प्राइम हो इंटीजर m को, और वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, m से छोटे या उसके बराबर होते हैं। तो अब आप देख लें ये रेसिड्यू सिस्टम RRS मॉड m में क्या था हमारे पास? एक तो था हमारे पास आयलर फंक्शन। आयलर फंक्शन क्या होता है हमारे पास? वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर आयलर फंक्शन में होते हैं जो कि इंटीजर m को से बराबर होते हैं या उसको छोटे होते हैं और रिलेटिवली प्राइम टू m होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो तमाम के तमाम इंटीजर आयलर फंक्शन में फिर आते हैं हमारे पास। और 5 ऑफ m अगर हमारे पास m-1 के बराबर है तो इस केस में फिर m हमारे पास प्राइम होता है। फिर ये रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम मॉडल रेसिड्यू ये हमारे पास क्या था? रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम RRS मॉड m था हमारे पास। इसकी कंडीशंस क्या थी? इसकी 3 कंडीशन थी। कंडीशन पहली ये थी कि इस सेट ए, अगर हम कहते हैं सेट ए है वो RRS मतलब एक मिनट में स्टूडेंट को अलाउ कर लूं। अच्छा, जब हम कहते हैं कि एक सेट जो है वो RRS रेड्यू मतलब एक सेट जो है वो हमारे पास रेड्यूस सिस्टम है हमारे पास। क्या है हमारे पास? एक सेट हमारे पास है ए है, वो हमारे पास रेड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम है या RRS मॉड m है। तो इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि उस सेट में 5 ऑफ m एलिमेंट्स होते हैं, मतलब आयलर फंक्शन के बराबर उसमें एलिमेंट्स की तादाद होती है और बाकी उस सेट के तमाम एलिमेंट्स m को रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास। तीसरी प्रॉपर्टी ये हमारे पास कि उस वही कि अगर हमारे पास कोई भी दो हम मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लें उस सेट ए के तो वो आपस में कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो m की। ठीक है, कि एक सेट ए अगर है वो रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम मॉड m होगा अगर उस सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद 5 ऑफ m के बराबर हो, अगर उसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इंटीजर m को रिलेटिवली प्राइम हो और उसमें अगर हम कोई भी दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स ले लें तो वो आपस में क्या हो? डिसकंग्रुएंट होने चाहिए, कंग्रुएंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा आज है हमारे पास, आज के लेक्चर में हमारे पास क्या सबसे पहले आयलर थ्योरम हमारे पास आता है। तो आयलर थ्योरम ये कहता है कि अगर एक इंटीजर ए है वो m को रिलेटिवली प्राइम है, मतलब a और m का जीसीडी हमारे पास 1 है, तो फिर a पावर 5 ऑफ m ये कंग्रुएंट होगा 1 को मॉड m। ठीक है, ये बात हमने साबित करनी है। अब देखें पिछले थ्योरम में या सॉरी पिछले लेक्चर में ये बात हम साबित कर चुके थे। वो बात क्या थी? थ्योरम क्या था कि अगर A1 A2 से लेकर A5 ऑफ m तक ये सेट अगर RRS मॉड m है और a जो है वो m को रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर इन तमाम एलिमेंट्स के साथ अगर हम इंटीजर m मल्टीप्लाई कर लें तो उससे जो सेट बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा? RRS मॉड m होगा। ठीक है ना? तो मतलब ये बात वही बात है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है A1 A2 A5 m उसमें एलिमेंट्स वो RRS मॉड m है और a और m आपस में क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर ये सेट B जो है जो कि सेट A के साथ पॉइंट A को मल्टीप्लाई करने से आया है, ये सेट B जो है सेट A के साथ पॉइंट A को मल्टीप्लाई करने से आया है, वो भी हमारे पास क्या होगा? RRS मॉड m होगा। अब एक बात तो कंफर्म है, वो बात क्या है? वो बात इस तरह से है कि अगर सेट A में एलिमेंट्स की तादाद 5 ऑफ m है तो सेट B में भी एलिमेंट्स की तादाद क्या है? 5 ऑफ m ही है। क्योंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर फर्ज करें सेट एक सेट में 5 एलिमेंट्स है तो उस सेट के साथ अगर हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लिया तब भी उस सेट में एलिमेंट्स की तादाद 5 ही रहेगी। मतलब एक सेट के साथ एलिमेंट्स एक सेट के साथ एलिमेंट्स को किसी एलिमेंट को या किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक सेट के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लें तो फिर उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद वही की वही रहती है, उसमें कोई फर्क या उसमें कोई भी चेंज हमारे पास
नहीं आता। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दीज आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड all elements and A and B belong to different classes। अब देखिए एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ बी में तो फर्क होगा, वो तो ऑब्वियसली फर्क होगा, क्योंकि एलिमेंट्स में A1 A2 अप टू A5M है, जबकि सेट बी में हमारे पास क्या किया गया है, सेट बी में हमारे पास इन तमाम एलिमेंट्स के साथ इंटीजर ए को मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है ना, मतलब सेट ए में तो इंटीजर A1 A2 A5M है, लेकिन सेट बी में इन तमाम इंटीजर्स के साथ इंटीजर ए को मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन चूंकि इसमें एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है, जब एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो तो फिर नंबर थ्योरी का एक दूसरा रिजल्ट है जो हमने नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन नंबर थ्योरी का एक दूसरा रिजल्ट ये भी बताता है कि अगर दो सेट की में एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो, ठीक है ना, और दो मतलब A1 A2 A5 ऑफ M ये रिलेटिवली प्राइम है ना M के साथ, तो मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं B में ये हमारे पास A के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। क्यों रिलेटिवली प्राइम होंगे, गिवन है ये मैं एक तरफ से कि सेट ए जो है वो M को क्या है रिलेटिवली प्राइम है, तो इसलिए ये वाले भी A1 A तो ये भी M को क्या होंगे रिलेटिवली प्राइम होंगे। सॉरी इससे पहले मैंने A बोल किया था, हमें क्या गिवन है, देखिए हमें ये गिवन है कि A और M आपस में क्या है रिलेटिवली प्राइम है। तो फिर सेट B में एलिमेंट्स क्या है AA1 AA2 और AA5M, तो ये भी हमारे पास M को क्या होंगे रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो देखिए जब सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी है और सेट ए और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो एक तरह से मुख्तलिफ क्लासेस को बिलोंग करते हों और प्राइम टू एम भी हो हमारे पास, तो फिर इस केस में नंबर थ्योरी हमें ये बताएगी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को क्या होगा कंग्रुएंट होगा। ऑर्डर सेम होना जरूरी है, ऑर्डर का मतलब ये है कि पोजीशन एक जैसी होनी जरूरी नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि A1 जो है वो A1 को ही कंग्रुएंट हो। ठीक है ना, मतलब A1 जो है, इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूं, मतलब A1 जो है वो हमारे थोड़ा क्लियर करके मैं लिख देता हूँ, A1 जो है वो कंग्रुएंट हो सकता है A एक मिनट में ये अच्छा ए जो A1 जो है ये कंग्रुएंट हो सकता है, इसको A2 को भी कंग्रुएंट हो सकता है। ठीक हो गया ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो ये बात लिखी गई है कि ऑर्डर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ही यही है कि जरूरी नहीं है कि A1 जो है वो A1 को कंग्रुएंट हो, बल्कि A1 जो है वो A2 को भी कंग्रुएंट हो सकता है। ऑर्डर इसमें सेम नहीं है, लेकिन जब हमने ये कह दिया कि एलिमेंट्स में की जो तादाद है वो सेट ए में भी और वही है और सेट बी में भी वही है, और वो तादाद क्या है 5 ऑफ M है, और ए और बी के एलिमेंट्स मुख्तलिफ क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तो मुख्तलिफ है हमारे पास, और ये एलिमेंट्स जो है वो M को रिलेटिवली प्राइम भी है। कैसे रिलेटिवली प्राइम है ये बात हमें गिवन है। ठीक है ना, तो फिर इस केस में नंबर थ्योरी कहती है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट को कंग्रुएंट होगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट ना होने का यही मतलब है कि A1 जो है जरूरी नहीं है कि वो A1 को ही कंग्रुएंट हो, बल्कि A1 वो AA2 को भी कंग्रुएंट हो सकता है, वो AA3 को भी कंग्रुएंट हो सकता है, या वो AA5M को भी कंग्रुएंट हो सकता है। तो जिस तरह चलिए बता दिया गया, हमने क्या किया, हमने ये कह दिया कि जब ये एलिमेंट्स आपस में कंग्रुएंट है तो फिर अगर ये एलिमेंट्स आपस में कंग्रुएंट है तो इन सारे एलिमेंट्स की जो प्रोडक्ट है वो भी एक दूसरे को क्या होगी कंग्रुएंट होगी। मतलब हम सेट बी के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ले लें और सेट ए के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ले लें तो ये भी एक दूसरे को क्या होंगे कंग्रुएंट होंगे हमारे पास। ठीक है ना, तो ये नंबर थ्योरी में बताती है। सही है। अब मतलब ये मैंने जो अभी आपको बताया कि ये जो पहली तीन बातें, तो इसमें सेट एक एलिमेंट सेट बी को जरूर कंग्रुएंट होगा और डिपेंडेंट नहीं है। तो इन सेट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और सेट बी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ये भी एक दूसरे को क्या होगा कंग्रुएंट ही होगा हमारे पास। सही है, इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। तो हमने कहा कि AA1 AA2 अप टू AA5M इसका प्रोडक्ट और A1 A2 A3 अप टू A5M इसका प्रोडक्ट ये एक दूसरे को क्या है कंग्रुएंट है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ए को सेट ए को M सेट ए जो है वो 5 ऑफ M टाइम्स लिखा गया ना, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद 5 ऑफ M है, तो सेट ए जो है वो 5 ऑफ M टाइम्स लिखा गया है। इसको हम अलग कर देते हैं और A1 A2 से लेकर A5 ऑफ M इसको हम क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं।
ठीक है, और A1 A2 ये राइट साइड पर तो अपनी जगह पर है। अब देखें सेट ए में जो एलिमेंट्स है, सॉरी सेट ए जो है वो A5 ऑफ M टाइम्स लिखा गया है, ठीक हो गया, और A1 A2 A3 अप टू सॉन ये अपनी जगह पर है। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक जैसे एक्चुअली तो ये एक तरह से हमारे पास डिवीजन है ना, तो जब हम इसको डिवीजन लेंगे या हम इसको वो लेंगे प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, रह क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, A8 अप टू सॉन A5 ऑफ M रह जाएगा। मतलब A जो है वो प्रोडक्ट रह जाएगी उसकी, लेकिन कैसे प्रोडक्ट रहेगी, A की प्रोडक्ट हमारे पास 5 ऑफ M टाइम्स रह जाएगी। मतलब क्या है कि ये अगर हम A को 5 ऑफ M टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये फर्ज करें A को अगर हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो A पावर 10 बनता है ना, तो इसी तरह अगर हम A को 5 ऑफ M टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास A5 ऑफ M बन जाएगा। राइट साइड पर 1 रह जाएगा और लेफ्ट साइड पर A पावर 5 ऑफ M रह जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, A पावर 5 ऑफ M इट इज कांग्रुएंट टू 1 मॉड M, ठीक है ना। तो यही तो हमें साबित करना था और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही हमारे पास क्या है, आइलर थ्योरम है। अगला थ्योरम इसमें हमारे पास फरमैट थ्योरम है। फरमैट थ्योरम ये कहता है कि अगर P हमारे पास प्राइम हो और A जो है वो P को रिलेटिवली प्राइम हो तो फिर A पावर P माइनस 1 ये कांग्रुएंट होगा मॉड P। तो आइलर थ्योरम के मुताबिक हम ये साबित कर चुके हैं कि A पावर 5 ऑफ M जो है ये कांग्रुएंट होता है 1 को मॉड M को। तो अब M P है, जब M P हो तो 5 ऑफ M 5 ऑफ P के बराबर है, और आपको पता है कि आइलर फंक्शन ऑफ प्राइम वो बराबर होता है उस प्राइम से एक कम के, मतलब P माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक हो गया ना। आप क्या कर लें, आप इस तरह कर लें कि इस M को P से रिप्लेस करें, जब आप M को P से रिप्लेस करेंगे तो 5 ऑफ M 5 ऑफ P के बराबर आ जाएगा, और 5 ऑफ P हमारे पास किसके बराबर है, P माइनस 1 के बराबर है। इसको आप इक्वेशन ए में पुट कर लें, जब आप इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A पावर P माइनस 1 कांग्रुएंट टू मॉड M, यही हमें चाहिए था, ठीक हो गया ना। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, हमें चाहिए यही था कि A पावर P माइनस 1 ये कांग्रुएंट होता है मॉड 1 को मॉड P। हम तो ऑलरेडी आइलर थ्योरम में साबित कर चुके हैं कि A पावर 5 ऑफ M कांग्रुएंट होता है मॉड 1 को, A पावर 5 ऑफ M कांग्रुएंट होता है 1 को मॉड M, ये बात हम आइलर थ्योरम में साबित कर चुके हैं। तो चूंकि जब M प्राइम हो मतलब M P के बराबर हो तो 5 ऑफ P किसके बराबर होगा, P माइनस 1 के बराबर होगा, मतलब 5 ऑफ M P माइनस 1 के बराबर होगा। तो जब आप 5 ऑफ M की वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो A पावर P माइनस 1 कांग्रुएंट आएगा 1 को मॉड M मॉड P, और यही हमें एक तरह से चाहिए था, ठीक है ना। और ये याद रखें कि ये जो फंक्शन आइलर फंक्शन है ये हमारे पास क्या होता है, आइलर फंक्शन हम अगर हमारे पास ये है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कैसे सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर मैंने एक जगह लिखा हुआ है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देख लें कि 5 ऑफ M और N की जो प्रोडक्ट है इसको हम इस पर हम आइलर फंक्शन अलग से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब M और N की जो प्रोडक्ट है इस पर अगर हम आइलर फंक्शन अप्लाई करें तो वो आइलर फंक्शन अलग अलग भी अप्लाई किया जा सकता है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इस आइलर फंक्शन की, ठीक हो गया। एक मिनट, अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे लगता है इंटरनेट थोड़ा कमजोर है, तो इसलिए मैं जब मेरी नजर पड़ जाए तो मैं उनको बाद टाइम टू टाइम क्लास के अंदर इंटर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज पर हम आ जाते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि अगर प्राइम P प्राइम है, ऑड प्राइम है, क्योंकि एक हमारे पास इवन प्राइम दिया वो क्या है 2, बाकी सारी प्राइम तो हमारे पास ऑड है। अगर P हमारे पास ऑड प्राइम है तो बस हमने इस सेट को, ये जो हमें गिवन सेट है इसको हमें RRS मॉड P साबित करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज चेक करनी है। पहले हम इसमें एलिमेंट्स की तादाद चेक करते हैं। तो एलिमेंट्स की तादाद को चेक करने का, जब हमारे पास एक जनरल सेट हो और उसमें अगर हमने एलिमेंट्स की तादाद चेक करनी हो तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद को चेक करने का तरीका यही है कि हम उसका एक फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ये हम आपस में माइनस कर लें, क्योंकि इसके एलिमेंट जनरल है तो इसके एलिमेंट्स की तादाद चेक करने का यही तरीका है
कि इसका फर्स्ट जनरल एलिमेंट और लास्ट जनरल एलिमेंट हम क्या कर लें, सबट्रैक्ट कर लें। तो फर्स्ट जनरल मतलब सॉरी कहने का मकसद ये कि फर्स्ट इसका जो लास्ट एलिमेंट है जनरल एलिमेंट और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है जनरल एलिमेंट, इसको हम क्या कर लें, माइनस कर लें। तो इसका जो लास्ट जनरल एलिमेंट है वो p माइनस 1/2 है और इसका फर्स्ट जनरल एलिमेंट माइनस p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है। तो इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर लें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 टाइम्स p माइनस 1/2 आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा p माइनस 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि इस सेट में एलिमेंट्स की तादाद क्या है, वो p माइनस 1 है। तो आया ये आइलर फंक्शन के बराबर है या नहीं, क्योंकि RRS में एलिमेंट्स की तादाद आइलर फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। चूंकि p हमारे पास प्राइम है तो अगर हम आइलर फंक्शन इस पर अप्लाई कर लें तो वो हमारे पास क्या आता है, p माइनस 1 आता है ना हमारे पास। यहाँ पर देखें, जब हम मैंने आपको बता दिया हमने थ्योरम में साबित किया कि जब p प्राइम हो तो उसका आइलर फंक्शन से एकदम के बराबर होता है, मतलब p माइनस 1 के बराबर होता है। तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है, इसमें एलिमेंट्स की तादाद भी एक्चुअली हमारे पास p माइनस 1 है, क्योंकि जब हमने लास्ट जनरल एलिमेंट और फर्स्ट जनरल एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास p माइनस 1 आ रहा है और एक्चुअली यही हमारे पास आइलर फंक्शन ऑफ p है। तो मतलब क्या हुआ, इस सेट में हमारे पास क्या है, 5 ऑफ p एलिमेंट्स है। बाकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये हमारे पास के ये तमाम एलिमेंट्स क्या है वो तमाम एलिमेंट्स क्या है वो p को रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। यहाँ पर मॉड p है ना, अगर मॉड m हो तो सारे एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए उस m को। अगर हमारे पास मॉड m होता है तो तमाम एलिमेंट्स को m को रिलेटिवली प्राइम होना होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास मॉड p है तो इसलिए तमाम एलिमेंट्स को p को रिलेटिवली प्राइम होना होता है। लेकिन चूंकि p तो प्राइम है और ऑड प्राइम है तो इसलिए इस सेट के जो भी एलिमेंट आपने -2 लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, वो क्या है, इस ऑड प्राइम को क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम ही होंगे हमारे पास। ठीक हो गया ना, तो मतलब इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि p हमारे पास प्राइम है तो इसलिए आप इस इंटीजर्स में से, ये इंटीजर्स का सेट है ना, इस इंटीजर के सेट में से आप कोई भी एलिमेंट ले लें वो क्या होगा हमारे पास, वो p को रिलेटिवली प्राइम ही होगा। ठीक है ना, आप जितनी भी एलिमेंट्स लेते जाएं एक तरफ से 5 1 से लेकर इसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या है 1 2 3 अप टू 5 ऑफ p, तो आप जितनी भी एलिमेंट्स लेते जाएं, ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट लेंगे इस सेट ए में से, वो अगर एलिमेंट ai है, आई इस पे क्या है 1 से लेकर 5 ऑफ p तक है, एलिमेंट्स की तादाद है। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि p प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम है, तो उसको क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। और आप चेक कर लें, कोई भी आप 1 और -1 ले लें, आप 2 -2 ले लें, आप -1 और -2 ले लें, कोई भी आप एलिमेंट ले लें, तो उनका जो डिफरेंस है वो भी, उसको भी प्राइम p क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि ये जो सेट के दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, नॉन कांग्रुएंट होने चाहिए, डिसकांग्रुएंट इसको शायद कहते हो या नॉन कांग्रुएंट इसको कहते हो, ये होने चाहिए हमारे पास। तो देखिए अगर आप -1 -2 ले लें, आप 1 -1 ले लें, आप 2 1 ले लें, आप कोई भी पेयर ले लें, तो उनके डिफरेंस को प्राइम p जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। जब नहीं करता तो मतलब क्या है कि तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। जब तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास RRS mod p है, ये सेट है, और ये हमें चाहिए था। अच्छा, अब हमारे पास अगले क्वेश्चन में 500 का आइलर फंक्शन मालूम करना है, 629 और 784 का आइलर फंक्शन मालूम करना है। लेकिन इससे पहले एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है एक साइड पर, कि अगर एक प्राइम हो और उसकी पावर हो अल्फा आई, मतलब एक प्राइम pi हो और उसकी पावर हो अल्फा आई, तो उस पर अगर हम आइलर फंक्शन अप्लाई कर लें तो वो बराबर होगा pi पावर अल्फा आई इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई pi। मतलब क्या है, अगर हम फर्ज करें ये हम ले लें 5³ ले लें, मतलब 5³ को हम 3 मरतबा प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं ना, और मैंने आपको बताया कि f को 5 को अगर हमने 3 मरतबा प्रोडक्ट में लिखा तो चूंकि आइलर फंक्शन तो मल्टीप्लिकेटिव है, इन तीनों 5 पर आप अलग अलग आइलर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब आप वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें तो ये बराबर होगा 5 × 5 - 1 डिवाइड बाई 1/5। तो ये जब आप मल्टीप्लाई, ये जब 5 × 1 - 1/5 आप करेंगे तो ये एक्चुअली 4 के बराबर आएगा। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल से करते हैं। देखिए 500 को ले लें सर आप अब आपने देखें आइलर फंक्शन ऑफ एनी इंटीजर,
मालूम करने का आसान तरीका ये है कि आप उस इंटीजर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख लो, जितनी भी प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हो आप लिख लो। ये उस इंटीजर के आइलर फंक्शन को मालूम करने का आसान तरीका है कि आप उस इंटीजर को तमाम प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिख लो। तो 500 को आप 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद और 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 500 ही हमारे पास आता है। मतलब ये हमारे 500 बराबर है हमारे पास 5। ये आपने खुद सोचना होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपने खुद सोचना होगा कि 500 को हम कितने प्राइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 500 आता है। उसका आसान तरीका ये है कि आप मेरे ख्याल में इसका आसान तरीका ये है कि आप बस मल्टीप्लिकेशन शुरू कर लें, पहले 500 लिख लें इस तरह और 2 से डिवाइड कर लें तो 250 आर 500, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो फिर ये हमारे पास आएगा 125 आर 250। तो 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन खत्म हो जाएगी। जो सिंपल आप डिवीजन नहीं करते होते, ठीक है, जो हम बच्चों को समझाते होते हैं, सिंपल डिवीजन से आप ये इसको प्राइम फैक्टर्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। इसको प्राइम फैक्टर्स ही बोलते हैं ना। तो 500 के 3 प्राइम फैक्टर्स 5 है और 2 प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 है, मतलब 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई कर लो और 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर लो और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 500 ही आता है। मतलब 500 इट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ठीक है। इस पर आइलर फंक्शन अप्लाई कर लो। आइलर फंक्शन आप अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हो। तो आइलर फंक्शन ऑफ 5 क्यूब किसके बराबर होगा 5 क्यूब इंटू 1 माइनस 1 बाई 5 और 2 स्क्वायर आइलर फंक्शन बराबर होगा 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो तो ये बनता है 5 क्यूब 125 के बराबर है और 1 माइनस 1 बाई 5 4 बाई 5 के बराबर है और 2 स्क्वायर 4 और 1 माइनस 1 बाई 2 ये 1 बाई 2 के बराबर है। कैलकुलेशन कर लोगे तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास 200 आता है। मतलब 5 ऑफ 500 या आइलर ऑफ फंक्शन ऑफ 500 ये हमारे पास किसके बराबर है 200 के बराबर है। इसी तरह 629 को देख लें। 629 हमारे पास 2 से तो शुरू नहीं होगा, ये हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। एक प्राइम फैक्टर 17 और एक 37। 17 और 37 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 629 आता है। ये हमने खुद सोचना होगा बच्चे, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। आप पहले 2 से डिवीजन शुरू कर लो तो 2 भी 629 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 से डिवीजन कर लो, 3 भी 629 को डिवाइड नहीं करेगा। 5 भी 629 को नहीं करेगा। 7 प्राइम है ये भी 629 को नहीं करेगा। 11 है ये भी नहीं करेगा। जब आप 17 प्राइम तक आ जाओगे तो वो 629 को डिवाइड करता है। फिर जब एक्चुअली जब आप ये करोगे 629 को डिवाइड कर लो किससे 17 पर, तो हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास रह ही 37 रह जाता है। मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय 37 ये 629 आता है। वो 37 तो सिर्फ अपने आप पर ही डिवाइड होता है, तो इसलिए ये 37 पर ये डिवीजन खत्म हो जाती है। ठीक हो गया, मैं पहले मिटा दूं। अच्छा, तो बस इस पर फाइल आइलर फंक्शन अप्लाई कर लें तो 17 और आइलर फंक्शन ऑफ 17 इट इज 17 into 1 minus 1 by 17 और आइलर फंक्शन ऑफ 37 इट्स 37 into 1 minus 1 by 37। कैलकुलेशन कर लें तो ये 576 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें 784 के तो प्राइम फैक्टर में यहाँ पर ऑलरेडी साइड पर लिखा हुआ भी है, बल्कि यहाँ पर भी आपको देखें इन जगहों पर 629 को भी लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर में और इसको भी 784 को भी प्राइम फैक्टर में लिखा हुआ है। तो ये तो बस आप खुद देख लें। क्वेश्चन 3 पर मैं आ जाता हूँ कि अगर m गिवन ग्रेटर हो 2 से तो फिर हमने साबित करना है कि फाई ऑफ m हमारे पास क्या है, मतलब आइलर फंक्शन ऑफ m इवन होगा हमारे पास। m अब हमारे पास ग्रेटर देन 2 है, तो जब m गिवन है कि m ग्रेटर देन 2 है और हमें एक तरह से कोई और भी हैंड नहीं है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि m कंपोजिट नंबर है। तो जब कंपोजिट नंबर हो तो उसको आप आसानी से वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब
स्टैंडर्ड प्राइम फैक्टर की पावर में लिख सकते हो। हर आप कंपोजिट नंबर को जिस तरह आपने देखा 784 को आपने देख लिया, आपने 629 को देख लिया, और इससे पहले क्या था 500 था, तो हमने इसको प्राइम नंबर की पावर की प्रोडक्ट में लिख लिया, मतलब प्राइम पावर ऑफ प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में हमने लिख लिया। ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होगी? एक कंपोजिट नंबर को अगर आप प्राइम फैक्टर्स की पावर की प्रोडक्ट में लिखते हो तो कैसे लिखोगे? अगर हमारे पास आर प्राइम नंबर है P1 से लेकर PR तक, और तो उनकी पावर P1 की पावर है अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, अप टू सॉन PR की पावर अल्फा R, इसके प्रोडक्ट में आप M को लिख सकते हो। तो इस पर जब आप आइलर फंक्शन अप्लाई करोगे, आइलर फंक्शन अप्लाई करोगे तो इस पर आप आइलर फंक्शन अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हो। अब वो जो प्रॉपर्टी है प्राइम नंबर्स की के अगर प्राइम नंबर की पावर है तो आइलर फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर की पावर ये बराबर होता है P1 पावर अल्फा 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई P1, फिर P2 पावर अल्फा 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई P2 अपॉन PR पावर अल्फा R इंटू 1 माइनस 1 बाई PR। तो फिर P1 यहाँ पर एलसीएम लिया है, P2 एलसीएम लिया है, और PR हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें P1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा P1 अल्फा 1 से। ठीक है, तो P1 की पावर क्या जो हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, मतलब P1 पावर अल्फा 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर P2 अल्फा 2 कैंसिल हो जाएगा P2 से, तो P2 की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब P2 पावर अल्फा 2 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर ये PR की पावर एक कम हो जाएगी, PR पावर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जितने भी ये प्राइम्स है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या है, ऑड प्राइम्स हैं। ये हमने ग्रेटर देन 2 प्राइम लिया है, तो जब ऑड को हम 1 से माइनस कर लें तो ये क्या बन जाता है, इवन बन जाता है ना, मतलब P1 माइनस 1 ये भी इवन है, P2 माइनस 1 ये भी इवन है, PR माइनस 1 ये भी इवन है। तो जब इवन नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आता है, इवन ही आता है। ठीक है, तो जब इवन नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इवन ही आता है। और इसी तरह एक और बात ये कि P1 से लेकर, मतलब इस बात का क्या है कि जब ये इवन है, ये मतलब ये सारे के सारे क्या है, अगर आप इसको देख लें, ये इवन है, ठीक है, ये इवन है, ये इवन है, इन सब की प्रोडक्ट भी फिर इवन है। तो जब इवन को अगर आप ऑड से भी मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है, इवन ही आता है। जिस तरह अगर आप इवन नंबर 4 को ऑड नंबर 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 28 आता है ना हमारे पास। या आप इवन नंबर 4 को ऑड नंबर 9 से मल्टीप्लाई करते हो 36 आता है ना। आप जितने भी इवन नंबर्स के टेबल देख ले, टेबल उठा ले, तो उनमें उनकी प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आता है, इवन ही आता है। 6 की प्रोडक्ट में इवन नंबर है, 8 की प्रोडक्ट में इवन नंबर है, 4 के टेबल में इवन नंबर है, 8 के टेबल में इवन नंबर है। तो इवन को अगर आप ऑड से भी मल्टीप्लाई करो तो इवन ही आता है हमारे पास। मतलब क्या है इस बात का कि ये पूरी प्रोडक्ट जो है ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, इवन है। और ये पूरी प्रोडक्ट किसके बराबर है, आइलर फंक्शन ऑफ M के बराबर है। मतलब क्या है कि आइलर फंक्शन ऑफ M हमारे पास इवन है। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अगर M और N आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, इनका GCD हमारे पास क्या है, 1 के बराबर है। तो आप साबित एक पहली बात तो ये है कि आप साबित करें कि N माइनस M और N इनका भी GCD 1 के बराबर होगा। पहली बात तो ये बात साबित करनी है। फिर जब आप ये बात साबित कर लें तो इसी बात को इस्तेमाल करके आपने साबित करना है कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम M से छोटा है और वो सारे पॉजिटिव इंटीजर प्राइम टू M है, तो उनकी जो तादाद है मतलब उनका जो सम है वो M/2 इंटू 5M के बराबर है। आपने क्या साबित करना है दूसरे केस में, आपने साबित ये करना है कि वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर M जो कि M से छोटे हैं और M को प्राइम भी हैं, उनका जो सम है वो M/2 इंटू 5M के बराबर है। वो तमाम छोटे इंटीजर्स, वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो M से छोटे और M को प्राइम है, उनका सम जो है वो M/2 इंटू 5M के बराबर है। पहली बात साबित करनी है, आपको गिवन है कि M और N GCD 1 के बराबर है। आपने साबित करना है कि N माइनस M इंटू N इनका GCD भी 1 के बराबर है। फर्ज कर लें उनका GCD D है, तो D इन दोनों को डिवाइड करेगा। जब D N को डिवाइड करेगा तो हमारे पास इंटीजर 2n एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि N जो है वो D और 2n के प्रोडक्ट के बराबर है। N माइनस M को D डिवाइड करता है तो एक अनदर इंटीजर Q एग्जिस्ट करेगा, यहाँ तक कि N माइनस 1 M जो N माइनस M जो है वो किसको बराबर है, वो DQ को बराबर है।
ठीक है, तो n माइनस m जो है वो किसको बराबर है, dq को बराबर है। ठीक है, तो जब dq को आप उस तरफ ले जाए तो n माइनस dq किसके बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है। ऐसा कर लें, इक्वेशन 1 से n की वैल्यू dq1 पुट कर लें। जब dq1 पुट कर लेंगे तो dq1 माइनस dq ये m के बराबर आएगा। आप d कॉमन लेंगे तो d इंटू q1 माइनस q ये m के बराबर आ जाएगा। मतलब q1 भी इंटीजर है, q2 भी इंटीजर है, सॉरी q भी इंटीजर है। तो q1 और q का डिफरेंस ये हमारे पास क्या है, ये भी इंटीजर ही होगा। इंटीजर माइनस इंटीजर ये इंटीजर ही आता है। मतलब m को हम d और इंटीजर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जो एक्चुअली नंबर थ्योरी की डेफिनेशन में ये डिवाइजर की डेफिनेशन है कि चूंकि d m को डिवाइड कर रहा है इसलिए हम m को d और q1 माइनस q की प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि d n को भी डिवाइड कर रहा है और d m को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि m और n का जीसीडी d हो गया, लेकिन हमें तो गिवन है कि m और n का जीसीडी 1 है, तो इसलिए d की वैल्यू 1 है। तो मतलब क्या है कि n माइनस m और n के जो जीसीडी हमने d लिया हुआ है वो एक्चुअली 1 के बराबर है, और यही बात हमने साबित करनी थी। अब हमें ये बात साबित करनी है सेकंड पार्ट में कि a1 a2 अप टू a5 ऑफ m इसका जो प्रोडक्ट है, इसका सम जो है वो m/2 इंटू 5 ऑफ m के बराबर है। जिस तरह हमने कहा कि फर्ज कर लें कि a1 a2 a3 अप टू a5 ऑफ m ये इंटीजर्स हैं जो m को छोटे और m को प्राइम है। ठीक है, और फर्ज कर लेते हैं बल्कि फर्ज कर लेते हैं कि ये m को रिलेटिवली प्राइम है, मतलब इनका जीसीडी हमारे पास 1 के बराबर है। एक मिनट मुझे जरूरत। तो अब देखें, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, हमने ये बात साबित कर ली। तो देखें, जब ai और m का जीसीडी 1 के बराबर है तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट m माइनस ai इंटू ai का जीसीडी ये भी 1 के बराबर होगा। इससे हम क्या बात कह सकते हैं, इससे हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो 5 m इंटीजर है इनको हम पेयर्स पे ले सकते हैं, और इन सब पेयर्स का जो सम है ये एक्चुअली m के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे पास एक्चुअली जो पेयर्स की तादाद बनती है, एक्चुअली पेयर्स की तादाद ये हम 1/2 इंटू 5 ऑफ m बनती है। कि कैसे पेयर्स की तादाद बन रही है, ये भी एक्चुअली हमारे पास एक रिजल्ट है। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास फर्ज करें m इंटीजर हैं और वो तमाम के तमाम m इंटीजर्स m को रिलेटिवली प्राइम हो तो उनमें जो पेयर्स बनेंगे वो 1/2 इंटू m बनेंगे। अगर हमारे पास m इंटीजर्स हो और वो तमाम के तमाम m इंटीजर्स क्या है और क्या हो, m को रिलेटिवली प्राइम हो, तो फिर उसमें इंटीजर्स के पेयर्स की जो तादाद बनेगी 1/2 इंटू m बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 ऑफ m इंटीजर्स है। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ m इंटीजर है और सारे के सारे m को रिलेटिवली प्राइम है। तो इस पे पेयर्स की जो तादाद है वो एक्चुअली क्या होगी, 1/2 इंटू 5 ऑफ m पेयर है, पेयर्स बनेंगे। तो अगर हम एक्चुअली a1 से लेकर a5 ऑफ m का सम ले लेते हैं तो ये एक्चुअली सम ऑफ 1/2 इंटू 5 ऑफ m पेयर्स बन रहा है। ठीक है ना, और जब हम एक्चुअली हमने कहा कि सम ऑफ 1/2 इंटू 5 ऑफ m पेयर्स, लेकिन अगर आप देखें इन सब का a1 a2 अप टू a5 ऑफ m इन सब का सम क्या है, हमने बताया कि ये m है। ये चूंकि m इंटीजर्स मतलब है एक तरह से, तो इन सब का सम m होगा हमारे पास। जब इन सब का सम m है तो एक्चुअली सम ऑफ 1/2 5 ऑफ m इंटीजर एक्चुअली बराबर है m इंटू 5 ऑफ m बाई 2, मतलब m/2 इंटू 5 ऑफ m। ये हमारे पास एक्चुअली यही हमें रिक्वायर्ड है कि इन सब का सम हमारे पास m/2 इंटू 5 ऑफ m बनता है। ये एक्चुअली जो हमने कहा कि सम ऑफ 1/, मतलब ये पेयर्स की तादाद तो 1/2 इंटू 5 ऑफ m है। ठीक है, तो जब इन सब सम करोगे तो a1 से लेकर a5 ऑफ m इन सब का सम भी हमारे पास क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो m को रिलेटिवली प्राइम है और इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 5 ऑफ m है। तो इस बुनियाद पर कहते हैं कि हम a1 a2 अप टू a5 ऑफ m इसका सम ये m के बराबर है। लेकिन ये टोटल पेयर्स क्या है, टोटल पेयर्स 1/2 इंटू 5 ऑफ m है। तो 1/2 इंटू 5 ऑफ m पेयर्स का जो सम है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, फिर m के बराबर होता है, और 5 ऑफ m/2 अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। बाकी ये एक और क्वेश्चन है, 5 ऑफ m स्क्वायर बराबर है m इंटू 5 ऑफ m के। तो m अगर हमारे पास कंपोजिट इंटीजर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इस पर स्क्वायर ले लें और फिर इस पर आयलर फंक्शन ले लें। जब आयलर फंक्शन ले लिए तो अलग अलग इस पर अप्लाई कर लें। ठीक है, अलग अलग जब आपने अप्लाई कर लिया तो
P1 और ये तमाम प्राइम्स की पावर को अलग अलग लिख लें और ये जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं इनको अलग अलग लिख लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, P1 पावर 2 पावर अल्फा 1 अपॉन PR पावर 2 पावर अल्फा 1, और ये प्रोडक्ट अपनी जगह पर। अब ऐसा कर लें, इसको एक एक प्रोडक्ट में लिख लें, मतलब P1 अल्फा 1 इंटू P1 अल्फा 1, P1 2 पावर अल्फा 1 ये किसके बराबर होता है, P1 अल्फा 1 इंटू P1 अल्फा 1 ना। तो इस तरह कर लें, P1 पावर अल्फा 1 तो एक दफा लिख लें और दूसरे P1 अल्फा 1 को इस 1 माइनस 1 बाय P1 प्रोडक्ट के साथ लिख लें, और P2 पावर 2 पावर अल्फा 2 को एक दफा लिख लें और इसको दूसरे को आप 1 माइनस 1 बाई 2 के प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं, और फिर 1 माइनस 1 बाई PR के साथ PR पावर अल्फा और को लिख लें और PR पावर अल्फा को एक दफा लिख लें। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ M है, और ये हमारे पास एक्चुअली आयलर फंक्शन ऑफ M है। अगर हम आयलर फंक्शन ऑफ M अप्लाई करें तो ये हमारे पास एक्जैक्टली ये चीज आती है। तो यही हमने साबित करना था कि फाई ऑफ M स्क्वायर एक्चुअली फाई M इंटू फाई ऑफ M के बराबर है। और इसमें एक और बात है कि अगर फर्ज करें dn को डिवाइड करते हैं तो फाई ऑफ d भी, मतलब आयलर फंक्शन ऑफ d भी आयलर फंक्शन ऑफ n को डिवाइड करेगा। तो d और n अगर कंपोजिट नंबर हो, इन दोनों को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें और इन पर आयलर फंक्शन अप्लाई कर लें। जब आपने इन पर आयलर फंक्शन अप्लाई कर लिया तो फाई ऑफ d का आयलर फंक्शन आप देख लें, और ये फाई ऑफ d का जो आयलर फंक्शन है ये ऑब्वियसली प्राइम्स की पावर और 1 माइनस 1 डिवाइड बाय डेट प्राइम्स इसके बराबर है, और फाई ऑफ n भी इसी तरह प्राइम्स की पावर और 1 माइनस 1 डिवाइड बाय दीस प्राइम्स इसके बराबर है। ठीक है, d जब n को डिवाइड कर रहा है, ठीक, जब d n को डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम्स की पावर भी आप एक दूसरे को डिवाइड करेंगे ना, मतलब ये d जब n को डिवाइड कर रहा है तो ये P1 पावर अल्फा 1 और P1 पावर बीटा 1 और P2 ये सारा प्रोडक्ट ये भी इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा तो बाकी 1 माइनस 1 बाई P1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई PR ये तो अपने आप को हर सूरत डिवाइड करेगा। मतलब क्या हुआ कि इन प्राइम्स की पावर के प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट और फिर इन प्राइम्स की प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये क्या है, एक्चुअली आयलर फंक्शन ऑफ d है, और ये हमारे पास आयलर फंक्शन ऑफ हमारे पास क्या है, आयलर फंक्शन ऑफ n है, और ये मतलब एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, और यही हमें साबित करना था। अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझसे, तो मैं दोबारा क्लास शुरू करता हूँ, उसमें आप मुझसे पूछें।